Hello students, welcome to the video. Let's get started with the chapter number 2 of history, New Kings and Kingdoms. इस चैप्टर में हम बहुत शॉर्ट में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने वाले हैं. वी गोना सी यहाँ पर ये चैप्टर क्या एक्सप्लेन करता है. ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि कौन से वो लोग थे जो न्यू किंग्स बने और उन्होंने अपने किंगडम्स को कैसे एस्टैब्लिश किया. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इज़ कि बहुत सारी न्यू डायनेस्टीज़ इमर्ज होकर आई इन 7th सेंचुरी. तो याद रखिएगा 7th सेंचुरी वो टाइम पीरियड था जब काफ़ी सारे न्यू रूलर्स इमर्ज होकर आने लगे, दिखने लगे. अब सबसे पहली बात करते हैं कि वो कौन कौन से न्यू रूलर्स थे, वो देख लेते हैं. तो 7th सेंचुरी में क्या हुआ करता था, बड़े बड़े जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे और जो वॉरियर चीफ्स थे अलग अलग रीजन के, वो एग्जिस्टिंग किंग्स को, जो ऑलरेडी उनके राजा थे, उनको सबऑर्डिनेट माना जाता था. यानी ये जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे और जो वॉरियर्स थे 7th सेंचुरी में, उनको समंताज बोला जाता था. उनको समंताज कहते थे. दे वर द सबऑर्डिनेट. वो नीचे काम किया करते थे. सबऑर्डिनेट उनका लेवल हुआ करता था एग्जिस्टिंग किंग्स के अकॉर्डिंग. इसमें देखते हैं समंताज का क्या रोल था. समंताज अपने किंग्स यानी अपने ओवरलॉर्ड्स के लिए, अपने राजाओं के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे. गिफ्ट्स इकट्ठा मतलब उनको गिफ्ट किया करते थे अलग अलग चीज़ें. इवन उनको मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी होती थी अपने किंग्स को, अपने राजाओं को. अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो समंतास थे उन्हें पावर और वेल्थ दोनों चीज़ें मिल गई. यानी उनके पास पावर भी आ गई और पैसा भी आ गया. तो उन्होंने अपने आप को टाइटल्स दे दिए, जैसे कि महासमंता एंड देन दे सेड महामंडलेश्वर, यानी द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और अ रीजन. किसी रीजन, पर्टिकुलर रीजन के बहुत ग्रेट लॉर्ड. तो उन्होंने अपने आप को ये टाइटल्स भी दे दिए. और लास्ट में क्या हुआ, वो अपने राजा से इंडिपेंडेंट हो गए. यानी उन्होंने अपने किंग्स को साइडलाइन कर दिया. किंग्स को प्रेज करना या फिर उनके आगे पीछे घूमना उन्होंने बंद कर दिया और वो खुद ही पावर में एक इस्टेब्लिश हो गए. एक पावरफुल एम्पायर खुद का खड़ा कर लिया. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है राष्ट्रकूटास का, जो डेक्कन ट्रैप यानी दैट साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में रहते थे. नाउ लेट्स सी. ये सबऑर्डिनेट थे चालुक्यास के. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रकूटास चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे. यानी चालुक्य उनके ओवरलॉर्ड थे और राष्ट्रकूटास उनके समंतास थे, ऐसा मान लीजिए. यहाँ पे वो कर्नाटका रीजन में दोनों बिलोंग करते थे, कर्नाटका रीजन के थे. मिड 8th सेंचुरी में, यानी अभी 8th सेंचुरी का मिड था, जब दंती दुर्गा एक चीफ था, हेड था राष्ट्रकूटा का, उसने अपने चालुक्य ओवरलॉर्ड को गद्दी से हटा दिया एक नॉर्मल रिचुअल परफॉर्म करके. और उस रिचुअल का नाम था हिरण्यगर्भ. हिरण्यगर्भ क्या होती है, गोल्डन वॉर्म कहते थे इसको. हिरण्यगर्भ का लिटरली मीनिंग, अगर आप इस वर्ड का मीनिंग आइडेंटिफाई करेंगे वर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो इसका मीनिंग आता है द गोल्डन वॉर्म. हिरण्यगर्भा एक ऐसा रिचुअल होता था जो ब्राह्मणास परफॉर्म करते थे. यानी ब्राह्मणास की मदद लेकर ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता था. इसे कहते थे रीबर्थ, कि किसी पर्सन का रीबर्थ हो रहा है. मान लीजिए यहीं पर कि दंती दुर्गा ने, जो राष्ट्रकूटा चीफ थे, उन्होंने अपने चालुक्य ओवरलॉर्ड को तो गद्दी से हटा दिया था. मीन्स अपने किंग्स को उन्होंने मतलब किंग मानने से मना कर दिया एंड ऑल. वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे क्योंकि. तो उन्होंने हिरण्यगर्भा एक रिचुअल परफॉर्म किया ब्राह्मणास के साथ मिलकर, जिसे रीबर्थ कहते थे. जिसमें उन्होंने क्या किया, जिसमें अगर कोई क्षत्रिय नहीं होता था, अगर कोई क्षत्रिय कुल का नहीं है, तो उसको माना जाता था कि उसका वापस से बर्थ हो रहा है. यानी अब वो वापस से बर्थ करके, भले ही वो किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, बट अगर उसने ये रिचुअल परफॉर्म कर दिया हिरण्यगर्भा, तो अब वो क्या बन जाएगा, अब वो क्षत्रिय बन जाएगा. और इसीलिए हिरण्यगर्भा को करवाया जाता था और ये ब्राह्मणास की मदद से परफॉर्म किया जाता था. नाउ लेट्स सी. काफ़ी सारे केसेस में जो मैन थे, जो इंटरप्राइजिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, या जो जिनके पास अच्छी खासी मिलिट्री स्किल्स थी, जिनके पास अच्छी खासी आर्मी थी, या वो अच्छे खासे थे लड़ने में, युद्ध करने में, फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी थी उनकी, उन्होंने अपना किंगडम्स अलग तरीके से बनाया. अभी यहाँ पर आपने क्या दिखा, दंती दुर्गा ने अपने ओवरलॉर्ड चालुक्य ओवरलॉर्ड को हटा दिया एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हिरण्यगर्भ उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय भी बना लिया. अब काफ़ी सारे लोग ऐसे थे, काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स ऐसे थे जिनके पास मिलिट्री स्किल्स अच्छी थी और वो बिजनेस या अच्छी खासी
बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नए किंगडम्स बना लिए, जैसे कि कदम्ब मयूरेश्वरम, इट्स गुजरात के और गुजरा प्रतिहारा हरिचंद्र, ये ब्राह्मण्स थे। तो इट्स कदम्ब मयूर अशरमन एंड गुजरा प्रतिहारा हरिचंद्र, ये दोनों ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने पुराने ट्रेडिशंस को छोड़कर हथियार उठा लिए और इन्होंने भी अपना खुद का किंगडम कर्नाटका और राजस्थान में एस्टैब्लिश कर लिया। नाउ लेट्स सी क्या नए नए एडमिनिस्ट्रेशन थे, एडमिनिस्ट्रेट करने का तरीका क्या था। यानी आपने एक राज्य तो खड़ा कर लिया, एक एम्पायर तो बना लिया, अब वो एम्पायर पे आप रूल कैसे करोगे। तो रूल करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। लेट्स सी कैसे किसने कैसे कैसे रूल किया। तो जो नए राजा थे, जो न्यू किंग बने थे, उन्होंने अपने आप को कुछ टाइटल्स दे दिए, जैसे कि महाराजा अधिराजा टाइटल दे दिया, और उसके बाद त्रिभुवन चक्रवर्तन अपने आप को टाइटल दे दिया। ये कुछ बेसिक टाइटल्स थे। और उन्होंने इवन दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर समंताज, वो अपने समंताज को भी पावर दिया करते थे और अपने एसोसिएट पीजेंट्स को भी पावर दिया करते थे, ट्रेडर्स को भी, ब्राह्मणास को भी। ये जो नए राजा थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर किसी को देखा, उन्होंने देखा कि हमारे समंताज कभी हमारे साथ ऐसा ना करें जैसा हमने अपने किंग के साथ किया है। तो उन्होंने पावर्स को सबके बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया, बांट दिया। अब ये टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे, हर चीज़ पर टैक्स था, जैसे कि चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो कैटल कीपर हो, आर्टिसंस हो, सबसे टैक्सेस लिया करते थे। इवन रेंट भी लिया करते थे ज़मीन ओन करने का। और रेवेन्यूज और कलेक्ट किए जाते थे ट्रेडर्स से। तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा, ये पॉइंट अलग से मेंशन किया है, ये लाइन अलग से मेंशन की है कि रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर, व्यापारियों से, यानी जो बिजनेस पर्सन होते हैं उनसे तक ट्रेडर्स से भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। नाउ लेट्स सी, चोलास के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताई हुई है कि जो चोलास थे, तो तमिलनाडु के रूलर थे, उन्होंने 400 टर्म्स, अलग अलग टर्म्स थी 400, यानी अलग अलग वर्ड्स थे टैक्सेस के, काइंड ऑफ टैक्सेस की 400 टर्म्स थी, 400 नाम वाले टैक्सेस थे, जिसमें से एक वेटी है। वेटी टैक्स हुआ करता था, जो लिया जाता था कैश की फॉर्म में नहीं लेते थे, इसको कैश में नहीं लेते थे इसको, उसमें राजा क्या करता था, फोर्स लेबर की फॉर्म में लेता था ये टैक्स। यानी अगर आप पर वेटी टैक्स लगा है तो आपको एक लेबर उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी एक इंसान जो बहुत ही गरीब और लेबर का काम करता है वो आपको किंग को देना पड़ेगा। इसके बाद कदमई मतलब अगर आप कोई, ये एक तरीके का लैंड रेवेन्यू होता था, ज़मीन के ऊपर लगने वाला टैक्स, उसको कदमई कहते थे। तो देर आर सो मेनी टैक्सेस हर चीज़ के। इवन अगर आप लेडर लेकर पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो उसका भी एक टैक्स था, और बहुत अलग अलग तरीके से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। 400 टर्म्स थी, डिफरेंट नाम थे टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। सो दिस इज़ इट। यहाँ पर शॉर्ट में बोला है तो शॉर्ट में कंप्लीट करता है। नाउ लेट्स सी द प्रशस्तीज, आपको पता है प्रशस्तीज होती थी राजा की तारीफ़ें, जो कि जिसमें प्रशस्तीज में दीज आर द लिटरेरी बुक्स। तो उसमें क्या था कि राजा को बहुत ही ज़्यादा बहादुर दिखाया गया है, ब्रेव दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा ऐसे विक्टोरियस वॉरियर दिखाया गया है जो हमेशा जीतता है, ऐसे ऐसे। और ये ब्राह्मणास ने लिखी हैं, ठीक है। और इसमें कुछ सच होता है या नहीं होता, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, इसमें कुछ सच वगैरह होता नहीं था, क्योंकि राजा को बहुत ही एक्सट्रीमली इतना ज़्यादा महान दिखाया जाता था। तो एक प्रशस्ति जो गुप्ता रूलर्स की यहाँ से मिली थी, ये प्रशस्ति जो थी वो संस्कृत में लिखी हुई थी, जो पाई गई थी ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी याद रखिएगा, वो नागभट्ट की प्रशस्ति थी और वो प्रतिहारा किंग थे, जिसमें उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें की गई थी। अभी यहाँ पे बात आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, कि जो चीज़ें ब्राह्मणास को किंग्स के द्वारा ग्रांट की जाती थी, यानी जो लैंड ब्राह्मणास को ग्रांट किया जाता था, राजा जो ज़मीन ब्राह्मण्स को रहने के लिए दान में दे दिया करता था, या जो भी चीज़ें दान में दे दिया करता था, उनके रिकॉर्ड्स को कॉपर प्लेट्स पे है, यू कैन सी दिस इज़ अ कॉपर प्लेट पर उन चीज़ों को लिखा जाता था, कार्व किया जाता था। नाउ दीज आर द टाइप ऑफ टैक्सेस। यहाँ बताया हुआ है कि जो जो लैंड ब्राह्मणास को दिए गए हैं, ब्राह्मण्स उन चोला डायनेस्टी के एक
तमिल सेक्शन में का ये पार्ट है जिसमें बताया हुआ है कि अगर जो भी लैंड ग्रांट किया गया है उसमें से ब्राह्मण्स को राइट है वो टैक्स लगा सकते हैं किसी भी चीज़ पे। जैसे बहुत सारी चीज़ें थी। जो 12th सेंचुरी में बता रहे कि एक लॉन्ग संस्कृत पोएम थी जिसमें राजाओं की हिस्ट्री बताई गई थी, वो भी कश्मीर के राजाओं की। तो जो राजा कश्मीर के टेरिटरी पे रूल करते थे उनके बारे में संस्कृत में पोएम्स लिखी गई हैं। अब वो पोएम किसने लिखी है? इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम कल्हना। कल्हन यू कैन से। कल्हना वॉज द पर्सन जिन्होंने संस्कृत पोएम्स लिखी हैं। तो डोंट फॉरगेट दिस, उन्होंने संस्कृत पोएम्स लिखी हैं राजाओं की लाइफ के ऊपर, और वो प्रशस्ति इसकी तरह झूठी मूठी नहीं होती थी। जो कल्हना थे वो बहुत ज़्यादा देखा करते थे हिस्ट्री को, आई विटनेस की वहाँ पर सच में ऐसा हुआ था क्या, डॉक्यूमेंट्स को, फिर जाके वो अपनी पोएम्स राजाओं के बारे में लिखा करते थे। प्रशस्ति से वो कल्हना की संस्कृत पोएम्स थोड़ी सी डिफरेंट होती थी और काफ़ी डिफरेंट होती थी एक्चुअली। लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज़ वॉरफेयर फॉर वेल्थ। अब वेल्थ के लिए लड़ना, युद्ध करना शुरू हो गया। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो लड़ाई बताई हुई है वो पहली लड़ाई बताई गई है, दैट इज़ द ट्रिपिटाइट स्ट्रगल। 3 पार्टीज़ की स्ट्रगल, ट्रिपिटाइट स्ट्रगल इसे कहा गया है, जो कन्नौज की गंगा वैली में हुई थी। दैट इज़ बिटवीन गुजरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला। तो ये 3 लोगों ने कन्नौज की ज़मीन पर कंट्रोल पाने के लिए, प्लीज़ याद रखिएगा इस चीज़ को कि कन्नौज के लैंड के लिए वो कौन सी 3 पार्टीज़ थी जिन्होंने ट्रिपिटाइट स्ट्रगल यानी युद्ध लड़ा था। वे वो गुजरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला, इनकी आपस में कभी नहीं बनती थी। तो ये 3 पार्टीज़ थी जो कन्नौज के लैंड के लिए लड़ती रहती थी। इसके बाद बात करते हैं कि जो इंडिया के जो रूलर्स थे उनके पास काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ थी। तो जो दूसरा रूलर अगर रूल करने के लिए आता भी था तो वो वेल्थ देखता था, और वेल्थ कब्जाई जाती थी दूसरे राजा की, उस पर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जाता था। और सबसे ज़्यादा जो बाहर के रूलर्स आए, जो इंडिया के बाहर से रूलर्स आए थे, उन्होंने टेम्पल्स को सबसे ज़्यादा अपना एक टारगेट बनाया, टेम्पल्स लूटना सबसे पहले शुरू किया। लेट अस सी द सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते थे, एंड इन्होंने रूल किया था 1997 से लेकर 1030 तक। इनके अंडर में कौन कौन से पार्ट आते थे? सेंट्रल एशिया आता था, ईरान आता था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आता था हमारे सब कॉन्टिनेंट का, इंडिया का। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेम्पल्स पे, इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को भी महमूद गजनी ने ही लूटा था। उनमें जितने भी सारे के सारी वेल्थ, बहुत ज़्यादा, सोमनाथ टेम्पल को कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें जेम्स लगे हुए थे, वो सब निकाल कर ले गए थे। और इतना ही नहीं, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें एक स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी बनानी थी गजनी में, सुंदर सी चमकती हुई, दैट्स व्हाई। इसके बाद महमूद गजनी ने अलबेरूनी को ये भी बोला कि जिन जिन राजाओं के साथ उन्होंने ऐसा किया है, यानी जिन जिन राजाओं की प्रॉपर्टी को उन्होंने कैप्चर किया है, उसको उनको लिखना है, यानी उनको एक रिकॉर्ड चाहिए जिन जिन राजाओं को की प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने कैप्चर किया है वो उन्हें लिखी भी चाहिए। तो अलबेरूनी को उन्होंने इसके लिए मिले, वो अलबेरूनी से, और अलबेरूनी ने अरेबिक वर्क में किताब लिखी, किताब उल हिंद। तो इसमें काफ़ी सारे हिस्टोरियंस के, मतलब राजाओं के बारे में काफ़ी सारी हिस्ट्री अकाउंट्स हैं यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने उसे संस्कृत में कन्वर्ट कराने के लिए भी स्कॉलर से बातचीत की। इसके बाद बात करते हैं दूसरे रूलर जो सेम ऐसे ही आए थे जैसे कि महमूद गजनी इंडिया की चीज़ों को, रिसोर्सेज को लूटने के लिए आए थे। सेम ऐसे ही देयर वाज अ किंग एंड ही वाज मोहम्मद गौरी। नाउ लेट्स सी, मोहम्मद गौरी एक इस वॉरफेयर में काफ़ी सारे किंग्स थे, जैसे कि चमानस थे, और जिन्हें लेटर चौहान्स कहते थे। तो बेसिकली चौहान थे जो रूल करते थे दिल्ली और अजमेर पे। तो जो चमानस थे दिल्ली और अजमेर पे वो रूल करते थे, उन्होंने इनसे लड़ाई करी थी, उन्होंने इनको अपोज किया था, और इनके ये कहाँ इनका रूल एस्टैब्लिश था, वे दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात। इनको मतलब ये नए एस्टैब्लिश हुए थे तो इन्होंने अपने कंट्रोल को एक्सपैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन चालुक्य जो डेनेस्टी थी गुजरात में, उन्होंने चमानाज यानी चौहान्स को अपनी डेनेस्टी के अंदर आने नहीं दिया। और गढ़वालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी, जो गढ़वालाज थे, उन्होंने भी चमानाज को यानी चौहान्स को अपनी टेरिटरी के अंदर नहीं आने दिया। तो जो चमानाज रूलर थे यानी चौहान्स के जो रूलर थे पृथ्वीराज III, उन्होंने हराया था अफगान रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद गौरी को।
सो एज यू कैन सी है, उन्होंने उनको 1191 में फर्स्ट बैटल में हराया था, लेकिन अगली बार जो दूसरी बैटल हुई थी 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अब एक और चीज़ देखिए यहाँ पर कि इसे टेरेन की लड़ाई बोलते हैं, और टेरेन मतलब अगर आपसे नॉर्मली ये वर्ड आए टेरेन, तो आप समझ जाइए ये एक हरियाणा का प्लेस है। ये हरियाणा में एक जगह है जिसको टेरेन बोला जाता है, टेरेन करके, टायरेन के नाम से। और यहाँ पर ये रीजन है अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछी जाए सबसे पहली बैटल कब हुई थी, तो 1191 में हुई थी। दूसरी बैटल 1192 में हुई थी। Now let us talk about the चोलास। चोलास को एक बार अच्छे से क्लोजर लुक लेते हैं चोलास का, कि चोलास कैसे रूल किया करते थे। सो लेट्स सी, द चोलास जो थे, उनका रूल जो था वो काफ़ी अच्छा खासा साउथ में एस्टैब्लिश था। देखते हैं वो एक माइनर चीफ फैमिली से आते थे जिनसे मटुरियार कहा जाता था। उन्होंने अपनी पावर धीरे धीरे कावेरी डेल्टा में एस्टैब्लिश करनी शुरू करी। वो सबऑर्डिनेट थे पालवा किंग से। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा कि जो चोलास थे दे वर सबऑर्डिनेट टू द पालवा किंग्स, ठीक है। कांचीपुरम के जो पालवा किंग्स थे उनके सबऑर्डिनेट्स थे। तो जो विजयलया थे, जो बिलोंग करते थे एशियंट चीफ फैमिली से, चोला की, वो उरियार से आते थे। उन्होंने डेल्टा को कैप्चर करा, यानी मटुआर को उन्होंने कैप्चर किया 9th सेंचुरी में, मिड ऑफ द 9th सेंचुरी में, और उन्होंने अपना रूल उस पर एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। यानी विजयलया ने उन्होंने टाउन बिल्ड करना शुरू किया थंजौर, और वहाँ पर टेंपल भी बिल्ड करने शुरू करे। तो ही बिल्डेड द टेंपल ऑफ निशुम्भसुदिनी। उनके टेंपल, उन्होंने एक गॉडेस के, देवी के टेंपल उन्होंने एस्टैब्लिश किए। तो जो सक्सेसर थे विजयला के, उन्होंने अपने नेबरिंग रीजन्स को, यानी जो विजयला के बाद जिन्होंने रूल किया, उन्होंने अपने नेबरिंग रीजन्स को, किंगडम्स को और अपने साइज़ को बढ़ाया। तो उन्होंने पांड्यन थे, पालवा टेरिटरी, इन सब में अपना मेजर किंगडम एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। अब इनके जो सबसे पावरफुल राजा थे, चोला डायनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा, राजा फर्स्ट को कहा जाता है। प्लीज़ याद रखिएगा, राजा को कंसीडर किया जाता है, चोला डायनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा थे। वो 1985 में किंग बने थे, और उन्होंने बहुत एरियाज़ में अपने किंग को, रूल को एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने काफ़ी जगह एडमिनिस्ट्रेशन किया, अपना एम्पायर को काफ़ी एक्सपैंड किया। और जो राजा के बेटे थे राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया। उन्होंने गंगा वैली पर रेड की और उसको अपने टेरिटरी में कैप्चर कर लिया। उन्होंने श्रीलंका को और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को, आप ये देखिए, उन्होंने इन पर भी रूल एस्टैब्लिश किया। अब यहाँ पर पाए जाने वाले टेम्पल्स में ब्रॉन्ज स्कल्पचर पाए जाते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे काफ़ी सारे नेम दिए हुए हैं कि जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे थंजौर के और गायकोंडा चोलापुरम के, वहाँ पे राजा और राजेंद्र ने बनवाए हुए थे। वो एक आर्किटेक्चरल स्कल्पचर मार्वल है ना, इतने फर्स्ट क्लास टेम्पल्स इन्होंने बिल्ड करवाए थे। यू कैन सी देयर इज़ अ प्रॉपर लाइक टेम्पल इन गायकोंडा। And the next important thing is these are the people who live in that particular area। जहाँ पर टेम्पल्स बनते थे वहाँ प्रीस्ट तो होते थे, प्रीस्ट रहते थे, गार्डन मेकर्स यानी फूलों की माला बनाने वाले, क्विक स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, ये सब मंदिर के आसपास रहते थे। तो मंदिर एक प्रॉपर एक हब बन गया था। एक हब बन गया इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का। क्या हब बन गया? द टेम्पल्स क्रिएटेड बाय द राजा एंड द राजेंद्र फर्स्ट। लेट्स सी, उनकी ब्रॉन्ज इमेजेस भी काफ़ी ज़्यादा पाई गई। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस काफ़ी ज़्यादा फाइनेस्ट होती हैं वर्ल्ड में। मीन्स उन्हें कहते हैं कि इतना फाइन तरीके से बनी हुई है। लुक एट दिस ब्रॉन्ज स्टैचू, यू कैन सी, एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है ये, और वो कितनी ब्यूटीफुली और कितनी बारीकी से डेकोरेट किया गया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कहते हैं चोला डायनेस्टी की तब हुई जब एग्रीकल्चर पॉसिबल हो गया। और आपको पता है एग्रीकल्चर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ कि जो रिवर कावेरी थी उसकी काफ़ी सारी छोटी छोटी जो दूसरी रिवर्स थी, ब्रांचेस, वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। उन्होंने क्या किया, सॉइल लेकर आए, वो मतलब रिवर्स अपने साथ सिल्ट, सैंड और क्ले लेकर आती है, और तब जाके एक प्लेन फ्लैट लैंड बनता है जिस पे एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है।
तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप करी जो वहाँ पर वाटर लेवल को प्रोवाइड कर सकती थी। जितना जैसे जैसे तमिलनाडु में यहाँ बोला जाता है कि 5th और 6th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा एक वाइड लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन स्टार्टेड हो गया था। जो कल्टीवेशन के लिए वाटर काफ़ी ज़्यादा था, यानी इरीगेशन फैसिलिटी अच्छे से अवेलेबल थी, तो यहाँ पर काफ़ी सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती थी। इवन यहाँ बताया गया है कि इन मैनी एरियाज़ 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। तो वहाँ के एरियाज़ में एक साल में 2 क्रॉप्स तक ग्रो की जाती थी, जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी थी, वेल थे इरिगेशन के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी, बारिश के पानी को बचाया जाता था, और सारी की सारी चीज़ें इतनी वेल मैनेज थी कि जो रूलर थे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उन्होंने वो लोगों में बांट रखी थी अपनी। तो काफ़ी इंटरेस्टेड थे वो सब, काफ़ी इंटरेस्ट के साथ वो ये एक्टिविटी किया करते थे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे करते थे, यानी वो टैक्स कैसे कलेक्ट करते थे, टैक्स कैसे कलेक्ट किए जाते थे, एडमिनिस्टर कैसे किया जाता था एक एम्पायर को। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर्ग, कहीं पे पीजेंट्स अगर रहते थे, यानी मान लीजिए एक पीजेंट अगर कहीं पे रह रहे हैं और वो ऑब्वियसली बात है वो कल्टीवेशन करना शुरू कर देंगे लैंड पे ना, तो उनको उर बुलाया जाता था। वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो गए जब इरिगेशन आया, यानी वहाँ के फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस थे, काफ़ी ज़्यादा रिच थे, क्योंकि इरिगेशन बहुत अच्छा था, इरिगेशन अच्छा था तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी अच्छी होती थी। तो ग्रुप ऑफ सच विलेजेस जहाँ पे ये उर लोग रहते थे, मीन्स पीजेंट रहते थे, उनको नाडू कहा जाता था। प्लीज़ याद रखिएगा, नाडू आर दी ग्रुप ऑफ विलेजेस के ग्रुप को नाडू कहा जाता था। सो बेसिकली वो नाडू में सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन टास्क परफॉर्म किया करते थे, जस्टिस भी दिया करते थे, टैक्स भी कलेक्ट किया जाता था। तो जो रिच पीजेंट्स थे वलेला कास्ट के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज किया यहाँ पर और सुपरवाइज़ किया सेंट्रल चोला गवर्नमेंट को। तो जो चोला किंग थे, सम रिच लैंड ऑनर्स ने टाइटल मिला हुआ था, जैसे उन्होंने टाइटल दिए हुए थे, उन्होंने उन लोगों को टाइटल दिए हुए थे जो नाडू में से टैक्स कलेक्ट करते थे, यानी जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे उनको कंट्रोल करते थे। तो यहाँ पे था मूवेड वेलन, तो वेलन का मतलब है पीजेंट, और जो 3 राजाओं के अंडर में काम करेगा उसको मूवेंद वेलन नाम दिया जाता था। अरियार चीफ को बोला जाता था। काफ़ी ये टाइटल्स इसीलिए दिए जाते थे ताकि लोगों को विश्वास जीता जा सके और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए भी। अच्छा, ये देखते हैं टाइप ऑफ लैंड्स, वो ज़मीनों के नाम जो एक तरीके से ये कैटेगरी थी उन लैंड्स की जो चोला किंग्स ने, चोला डायनेस्टी के रूलर्स ने अलग अलग लोगों को दिए। जैसे कि जो लैंड नॉन ब्राह्मण्स पीजेंट्स को दिया गया, जो ब्राह्मण नहीं होते थे, उसे वेलन वेगई बोलते थे। उसके अलावा ब्राह्मणास को गिफ्ट में देने वाला लैंड को ब्रह्ममेदया बोलते थे। तो प्लीज़ आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं कि कौन से लैंड को क्या क्या बोला जाता था। जो लैंड स्कूल चलाने के लिए दिया जाता था उसे शाला भोगा बोला जाता था। जो टेम्पल्स को दिया जाता था उसे इट्स देवादना और या फिर तिरुनम तुकनी बोला जाता था। और उस लैंड को जो जैन इंस्टीट्यूशन को दिए जाते थे उसे बोला जाता था पलिछंदम। एंड दीज आर द नेम्स ऑफ द लैंड्स जो ग्रांट किए जाते थे बाय द किंग। सो एज हेयर यू कैन सी, ब्राह्मणास को जो लैंड रिसीव होता था वो ब्रह्मदेया उसे बोलते थे। और ब्राह्मणास को राजाओं ने लैंड्स कावेरी रिवर के पार्ट में दिया और वो साउथ में आकर सेटल होना शुरू हो गए। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ब्राह्मणास आकर सेटल होने लगे बिकॉज राजा उनको लैंड ग्रांट करने लगे। सो हेयर दे हैव एक्सप्लेन कि वहाँ पे उनको रूल होता था ना, मतलब ब्राह्मणास को ये अधिकार होता था कि जो लैंड उनको ग्रांट हुआ है वो वहाँ पे चाहे टेम्पल्स बनवा सकते हैं या वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं एंड ऑल। देन यहाँ पे बोला है कि इंस्क्रिप्शंस जो हैं उत्तर मेरूर में चिंगलेपुत डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, वहाँ पे कुछ ऐसे सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी, लोगों की सभा को बुलाया जाता था ये देखने के लिए कि सारी चीज़ें ठीक से चल रही हैं या नहीं। तो सभा जो थी वो उनकी एक सेपरेट कमेटी हुआ करती थी जो देखते थे इरिगेशन का काम, गार्डन, टेम्पल्स वगैरह को ध्यान रखते थे, ये सब उन्हें मिलता था। सो सिंपल एज दैट द चैप्टर इज़ नाउ completed and some important topics we already have discussed and that's all. आपको सभा के लिए कौन कौन से लोग होते थे, this was also I guess I have given you in the questions. तो उनकी एज 35 to 70 ईयर्स होनी चाहिए थी जो सभा का मेंबर बनना चाहते थे। इसके अलावा द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट चाइना
चाइना में यहाँ पे बताया हुआ है कि जो तांग डायनेस्टी थी, तांग डायनेस्टी ने चाइना में ओवर 300 ईयर्स तक अपनी पावर को इस्टेब्लिश करके रखा। तो उसकी कैपिटल शियान थी। तो जो शियान कैपिटल थी वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटीज़ में आती है। इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, जहाँ पर तुर्क, ईरानियन, इंडियन, जापानीज़, कोरियन ये सब आकर वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया, उसको देखा है, वो गए हैं वहाँ पर। सो बेसिकली वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका कुछ ऐसे था कि ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्टर करती थी, यानी आप कह सकते हैं कि नौकर रखे जाते थे, पढ़े लिखे, लेकिन तो एक एग्ज़ाम होता था ब्यूरोक्रेसी का, और ब्यूरोक्रेसी में जो यानी लोगों को छोटे लेवल पर यानी एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो जॉब मिलती थी, उनके लिए उनको एग्ज़ाम क्लियर करना होता था। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तरह कंडक्ट होता था एग्ज़ाम, जहाँ पे लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ता था, और जो पास हो जाता था, और हर किसी के लिए ओपन था ना वो, उसमें कोई ऐसे हमारे जैसे हमारे इंडिया में था कि जातीज़ में सोसाइटी डिवाइड थी, किसी को कुछ राइट्स थे, किसी के पास नहीं थे। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, हर कोई एग्ज़ाम अपीयर कर सकता था। लेकिन हाँ, ये सिस्टम काफ़ी लंबे समय तक चला। आप ये देखिए, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चला, 1911 तक चला, लेकिन फिर ये 1911 के बाद डिसकंटिन्यू हो गया। एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। रीड द चैप्टर once again, and all the best for the test. Thank you everyone.